नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। आप स्टडी विथ रजनीश चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच रही हैं भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज के कुछ लेक्चर्स। इस सीरीज का यह 12वां लेक्चर है। आज हम चर्चा करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। इसके पहले के लेक्चर्स में मूल अधिकारों पर अन्य अधिकारों के बारे में चर्चा की जा चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि अनुच्छेद 32 के माध्यम से प्रत्येक संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू किया जाता है। अगर कोई भी मौलिक अधिकार उसका उल्लंघन होता है राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या समाज के द्वारा, तो उस मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय के माध्यम से उन मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है या उन्हें लागू करवा सकता है। यह जो अधिकार है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है, अनुच्छेद 32 में है। तो सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि अनुच्छेद 32 अधिकारों को लागू करने वाला अधिकार है। अब यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय कहा है, क्योंकि इसी के माध्यम से मूल अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। अब मूल अधिकारों को लागू करने के लिए यह अनुच्छेद 32 जो है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सके। अगर किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस संदर्भ में उस कार्य को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सके और उसके माध्यम से न्यायालय के माध्यम से उसे लागू करवाया जा सके। अब उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, हमने पहले ही चर्चा की थी जब मूल अधिकारों की प्रकृति पर, मूल अधिकारों का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने चर्चा की थी कि मूल अधिकारों को लागू करने का, उनकी संरक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास सुरक्षित है। उच्चतम न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिट जारी करता है। रिट का मतलब होता है एक तरह का आदेश। तो यह रिट 5 तरह की रिट होती हैं, जिन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा, यह 5 तरह की रिट होती हैं जिन्हें आदेश या निर्देश की तरह समझा जाता है। और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय इन्हें और उच्च न्यायालय जारी करता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों, यहाँ पर केवल उच्च न्यायालय लिखा हुआ है, इन्हें दोनों जारी कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। हालांकि संसद चाहे तो यह रिट जारी करने की शक्ति किसी अन्य न्यायालय को भी, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या अन्य जो न्यायालय हैं जिन्हें भी संसद उचित समझे, उन्हें वह प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पर मुख्य महत्वपूर्ण बात यह है कि रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। अब उच्चतम न्यायालय में जो जाने का अधिकार है, अर्थात उच्चतम न्यायालय के माध्यम से अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा, यह अधिकार केवल आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है अनुच्छेद 359 के दौरान, जब सशस्त्र विद्रोह आदि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए। अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के भी न्यायालय जा सकता है। हमने पहले ही बताया कि मूल अधिकारों की सुरक्षा का भार उच्चतम न्यायालय पर निर्भर है। तो उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए किसी अपीलीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य केस में क्या होता है कि उच्च न्यायालय में केस सुने जाने के बाद ही उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है। लेकिन यह जो मूल अधिकारों की सुरक्षा है उससे संबंधित केस सीधे उच्चतम न्यायालय में सुने जा सकते हैं। उन्हें अपील करने की ज़रूरत, यानी अपील के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यह सीधे उस पर लगाया जा सकता है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अब यह जो रिट है यह 5 तरह की रिट है। पहले हमने बता चुके हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, यह 5 तरह की रिट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करते हैं। हालांकि पहले उच्चतम न्यायालय को ही केवल रिट जारी करने का आदेश की शक्ति थी। यह रिट जारी करने की शक्ति या रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को 1950 के बाद मिला। 1950 के पहले केवल कलकत्ता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार था। उसके बाद सभी, अब वर्तमान में सभी उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों की रक्षार्थ रिट जारी कर सके। 5 तरह की रिट।
अब यह जो रिट की व्यवस्था है, लाई कहाँ से गई है? तो यह अंग्रेजी कानून यानी ब्रिटिश कानून से लाई गई है, जो कि पहले ब्रिटिश सरकार में राजा को प्राप्त हुआ करता था। और इस कारण से यह इतना महत्वपूर्ण अधिकार है, राजा का विशेषाधिकार था कि वह किसी व्यक्ति के लिए या राज्य संचालन के लिए इस तरह के रिट जारी कर सकता था। तो यह इतना महत्वपूर्ण था कि इसे न्याय का झरना कहा जाता था। अभी भी इसे न्याय का झरना कहा जाता है। क्राउन के पास यह, ब्रिटिश क्राउन के पास यह शक्तियाँ सुरक्षित हैं। अब उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी कर सकता है। यहाँ पर कुछ अंतर दिए गए हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के संदर्भ में। जैसे कि रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में है, जबकि जो उच्च न्यायालय है वह सामान्य कानूनी अधिकारों के विषय में भी रिट जारी कर सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो सामान्यतया उच्च न्यायालय के अधिकार सीमित होते हैं और उच्चतम न्यायालय के अधिकार व्यापक होते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार सर्वव्यापी होते हैं, वह उच्च न्यायालयों पर भी लागू होते हैं। किंतु मूल अधिकारों या रिट के संदर्भ में देखा जाए तो उच्च न्यायालय सभी तरह के कानूनों में रिट जारी कर सकती है, मूल अधिकारों के कानूनों में भी और सामान्य कानूनों में भी। जबकि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वह केवल मूल अधिकारों से संबंधित विषयों पर रिट जारी कर सकती है। सामान्य कानूनों से संबंधित विषयों पर सुप्रीम कोर्ट रिट नहीं जारी कर सकती। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र है, जो कि ज्यूरिसडिक्शन है, वह काफ़ी विस्तृत है, उच्च न्यायालय से ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय अधिकारों का रक्षक है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अधिकारों का रक्षक है और गारंटी देने वाला है, अर्थात उसी के माध्यम से अधिकार सुरक्षित रहेंगे, इस बात की गारंटी प्रदान की गई है संविधान में। इसलिए वह रिट के क्षेत्र को नकार नहीं सकता। अर्थात अगर कोई भी अपील, कोई भी वाद जो कि उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है और उसमें रिट जारी करने की मांग की गई है, तो उच्चतम न्यायालय उसी कार्य के लिए उसका वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय उसे नकार नहीं सकता है। जबकि जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वह रिट न्याय क्षेत्र को नकार सकता है। तो यह महत्वपूर्ण रिट के संबंध में कुछ बातें हैं जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अलग अलग शक्तियां प्रदान करती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षोपयोगी हैं और ज़्यादातर अपने ध्यान में नहीं आती हैं। हम लोगों के ध्यान में ज़्यादातर यह बातें नहीं आती हैं क्योंकि यह विशेष अध्ययन से पता चलती हैं। तो यह 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, इन 5 रिटों को जान लेते हैं एक एक करके। पहली रिट है जो, वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबेस कॉर्पस जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए, अर्थात किसी व्यक्ति अगर व्यक्ति के विषय में है तो उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाए यहाँ पर। तो यह जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है, यह मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध लागू किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, राज्य के द्वारा या पुलिस व्यवस्था के द्वारा जबरन हिरासत में रखा गया है, कैद में रखा गया है, उसे गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति को सामने, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए यह रिट लागू की जाती है, इस रिट की मांग की जाती है। सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ यह रिट जारी की जा सकती है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, सरकारी संस्थाओं के खिलाफ भी, और निजी दोनों के खिलाफ। यह निजी यानी कोई व्यक्ति अगर यह कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ भी। अब जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो यह पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लगाने के बाद उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। तो इस तरह से सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ यह बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। कुछ अपवाद हैं जिन पर कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं होती। जैसे अगर गिरफ्तारी विधि सम्मत हो, यानी अगर कानून के हिसाब से गिरफ्तार किया गया हो किसी व्यक्ति को कानूनी रूप प्रक्रिया के दौरान, तो ऐसी अवस्था में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग नहीं की जा सकती, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट नहीं लागू किया जाएगा। अगर गिरफ्तारी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के कारण हुई हो, अगर विधानमंडल, संसद का चाहे कहिए या राज्यों का विधानमंडल कहिए, अगर उनकी अवमानना की गई हो किसी व्यक्ति के द्वारा, अथवा न्यायालय की अवमानना मतलब अपमान किया गया हो, उसके आदेशों का उल्लंघन किया गया हो या अशिष्टता की गई हो, तो ऐसी अवस्था में अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है, गिरफ्तार किया गया है, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लागू किया जाएगा। सामान्यतः अवमानना के बाद जो मिलने वाली सजा है वह बहुत कम समय के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए होती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण उनमें नहीं लागू होता। और
न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी का आदेश अगर दिया गया, अगर न्यायालय ने पहले ही सुनवाई करके आदेश दिया हो कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, तो इस तरह की गिरफ्तारी का आदेश अगर हो, ऐसी अवस्था में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट नहीं लगाई जा सकती और गिरफ्तारी या हिरासत न्यायिक क्षेत्र से बाहर हो। अगर जिस न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास अगर हम जा रहे हैं कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करवाए, यह आवेदन दे रहे हैं, और जिस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसका क्षेत्र न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है, अर्थात अगर आप किसी राज्य के हाई कोर्ट में जाते हैं और उस हाई कोर्ट के क्षेत्र के बाहर किसी दूसरे राज्य की घटना है, किसी दूसरे राज्य से संबंधित केस है, तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट नहीं स्वीकार करेगा। तो इस तरह से संबंधित न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी देखना आवश्यक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने के विरुद्ध लगाई जाती है। इसके बाद आता है परमादेश। परमादेश भी यह रिट भी लैटिन भाषा के शब्द से ही है। ये पांचों रिट जो हैं, इनका जो मूल ओरिजिन शब्द है, अंग्रेजी का शब्द, वह लैटिन भाषा से लिया गया। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। आदेश कौन देता है? उच्च जो प्राधिकारी है वह निम्न प्राधिकारी को देता है। यहाँ पर यह न्यायालय के द्वारा दिया गया है। न्यायालय के द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी के कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछा जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो कि सार्वजनिक अधिकारी है, लोक सेवक है अथवा सार्वजनिक पद धारण करता है, सार्वजनिक पद का मतलब सरकारी पद, अगर कोई व्यक्ति सरकारी पद धारण करता है और अपने कार्यों को नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को उसके कर्तव्य बताने के लिए और उससे कर्तव्य करवाने के लिए यह परमादेश की रिट जारी की जाती है। परमादेश सार्वजनिक अधिकारी को उसका कार्य बताती है और उसे नकारने के कारण पूछते, उसे नकारने से मना करते, उसे उस कार्य को करने के लिए, पूरा करने के लिए आदेश करती है। तो यह मुख्य रूप से न्यायालय द्वारा लगाया जाता है। इसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक इकाइयाँ आती हैं, सरकार की सभी संस्थाएं, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार। तो यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि यह सार्वजनिक इकाइयों के अलावा अधीनस्थ न्यायालयों पर भी लागू होता है, किसी सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है, निगम पर लागू होता है, प्राधिकरणों पर लागू होता है और सरकार के अंगों पर लागू होता है। तो परमादेश जो है, अगर कोई भी लोक सेवक या कोई भी अधीनस्थ न्यायालय का कोई कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए न्यायालय उसे यह आदेश जारी कर सकता है कि वह परमादेश की रिट के माध्यम से यह आदेश जारी कर सकता है कि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करे। अब परमादेश कुछ व्यक्तियों के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता, कुछ अपवाद भी है इसका, जैसे यह निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध नहीं। पब्लिक जितनी भी पद हैं, जितने भी पब्लिक पोस्ट हैं, उनके ऊपर तो यह लागू होता है, लेकिन निजी व्यक्तियों, प्राइवेट लोगों के ऊपर यह लागू नहीं होता। गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध भी परमादेश नहीं लगाया जा सकता। ऐसे विभाग जो कि संविधान में उल्लिखित नहीं है, संविधान के बाहर हैं। जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं। संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल। अब संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध का मतलब कि अगर कोई संविदा की गई है, संविदा का मतलब समझौता किया गया है, तो उसके विरुद्ध परमादेश नहीं लगाया जा सकता। और भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के ऊपर भी परमादेश नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों पर जो अपने न्याय क्षमता में कार्यरत हों, अर्थात जो रिटायर न हुए हों, ऐसे न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के ऊपर भी परमादेश की रिट नहीं लगाई जा सकती। तो इस तरह से परमादेश मुख्य रूप से अगर जनता का कार्य करने के लिए कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी संस्था मनाही कर रही है अथवा कोई अधीनस्थ न्यायालय उसका केस सुनने से मनाही कर रही है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के माध्यम से परमादेश की रिट जारी करके और इसका निदान किया जा सकता है। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से अधिक कार्य करने से रोकने के लिए। अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण है, वह अपने न्याय क्षेत्र से आगे का काम, अपने न्याय क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन कर रहा है, उससे ज़्यादा काम कर रहा है या न्याय क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, ऐसी अवस्था में उसे प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध का मतलब होता है वहीं पे रोक देना। तो ऐसे रिट के माध्यम से उसके कार्य को रोक दिया जाएगा
यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही लगाया जा सकता है, लोगों के विरुद्ध नहीं। मतलब यह प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय का मतलब हुआ विधानमंडल और संसद, और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध यह रिट नहीं लगाई जा सकती। तो प्रतिषेध जो है मुख्य रूप से न्यायिक और अर्ध न्यायिक यानी न्यायालयों और जो उससे संबंधित न्यायिक कार्य करने वाले अधिकरण हैं उनसे संबंधित है, व्यक्तियों और निकायों से, विधानमंडल इत्यादि से संबंधित नहीं है। तो यह प्रतिषेध का अधिकरण है या प्रतिषेध की रिट है। इसके बाद आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की रिट का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण के लिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई भी केस अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहा है तो उन्हें उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है या किसी दूसरे न्यायालय में भेज सकता है या किसी उसी के समकक्ष न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ऊपर उठाना किसी भी मामले को हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह से स्थानांतरित करना उत्प्रेषण कहलाता है। 1991 से उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार उत्प्रेषण की रिट प्रशासनिक अभिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। 1991 के पहले प्रशासनिक अधिकरण जो हुआ करते थे उनके विरुद्ध उत्प्रेषण की रिट नहीं लागू होती थी। अर्थात अगर कोई प्रशासनिक अधिकरण है, अर्धन्यायिक संस्था है और उसमें कोई केस चल रहा है तो न्यायालय उन्हें अपने पास 1991 के बाद से यह व्यवस्था की गई कि चाहे तो अपने पास मंगा सकती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय या फिर किसी अन्य न्यायालय को ट्रांसफ़र कर सकती है। 1991 के पहले यह व्यवस्था नहीं थी। उत्प्रेषण की रिट विधिक निकाय, निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। निजी व्यक्तियों या निजी इकाइयों के विरुद्ध उत्प्रेषण की रिट नहीं लगाई जा सकती। अब ये है अधिकार परीक्षा। ये रिट का 5वां भाग है। 5वीं रिट है जो कि लगाई जाती है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। इसमें महत्वपूर्ण है, इसका मतलब होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, अर्थात किसी व्यक्ति को यह पूछना कि तुमने यह काम किस अधिकार से किया, तुम्हें यह काम करने के लिए किसने कहा। तो यह मुख्य रूप से सार्वजनिक पदों का अवैध ग्रहण करने से रोकता है। अधिकार परीक्षा के माध्यम से यह पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर आसीन हो रहा है, सार्वजनिक पद पर नियुक्त किया जा रहा है, तो उसे इस बात का अधिकार किसने दिया, अर्थात क्या वह इसका अधिकारी है या नहीं। तो इस तरह से सार्वजनिक पदों को अगर कोई अवैध ग्रहण कर रहा है, अवैध रूप से उसमें आसीन है, अवैध रूप से उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के रिट के माध्यम से इसे रोक सकती है। सार्वजनिक कार्यालयों के मामलों में ही जारी किया जाता है। निजी कार्यालय और मंत्रियों के अपने कार्यालय जो होते हैं उनके मामले में नहीं जारी किया जा सकता। इस रिट के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकता है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति जिसे यह पता हो कि किसी सार्वजनिक पद पर कोई ऐसा व्यक्ति आसीन है, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है जो उसके लिए अवैध है या जिससे वह पद नहीं प्राप्त है, तो ऐसे अवैध ग्रहण को वह व्यक्ति उजागर कर सकता है, न्यायालय के माध्यम से रिट जारी करके रोक सकता है। आवश्यक नहीं कि जो उजागर करने वाला व्यक्ति हो वह उसका विक्टिम ही हो, पीड़ित पक्ष हो, या आवश्यक नहीं कोई तीसरा पक्ष भी उसे उजागर कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 तरह के रिट प्रदान करके मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है और यह अधिकार दिया गया है कि मूल अधिकारों को लागू करने पर न्यायालय न्याय प्रदान करेगा, मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर न्यायालय दंड की व्यवस्था करेगा। तो ये जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत की जाने वाली रिट की व्यवस्था है यह कोर्ट मार्शल और सैन्य न्यायिक अधिकरणों पर लागू नहीं होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33, 34 और 35 यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि ज़्यादातर ध्यान से अलग रहते हैं, चर्चा के से बाहर रहते हैं, किंतु परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। अनुच्छेद 33 इस बात का प्रावधान करता है कि सशस्त्र बलों आदि के मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध। सशस्त्र बल हैं जो अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं अथवा इस तरह की एजेंसियां हैं जैसे CBI इत्यादि है, तो इस तरह की एजेंसियों और सशस्त्र बलों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। अर्थात अगर संसद उनके कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्रतिबंध लगा करके मूल अधिकारों पर नियंत्रण रखती है तो यह अवैध नहीं माना जाएगा। यह अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कहा गया है। इस तरह के कौन कौन से अधिनियम हैं, जैसे सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950,
पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1966 और सीमा सुरक्षा बल नियम इत्यादि बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ ये सारे जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं इनका कुछ न कुछ मूल अधिकारों से कॉन्फ्लिक्ट है, अर्थात जो हमें मूल अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 19 में मुख्य रूप से उन मूल अधिकारों को इन अधिनियमों, सैन्य अधिनियम, सेना के अधिनियमों के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, कुछ नियंत्रित किया गया है। तो मुख्य रूप से अनुच्छेद 33 इसी का प्रावधान करता है कि जो सारे अधिकार सामान्य जनता नागरिकों को प्राप्त हैं वह सारे अधिकार सेना के जो सैन्य बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं, उनकी एजेंसियां हैं, उन सबको यह अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इन अधिकारों के दुरुपयोग की आशंका है, अनुशासनहीनता या विद्रोह की आशंका है। तो इसे देखते हुए सारे जो मुख्य रूप से अनुच्छेद 19 इत्यादि के अधिकार हैं वह इन सैनिक और अर्धसैनिक बलों के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं। अब सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमने पहले ही कही थी कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी दिया हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, श्रमिक संघ या राजनीतिक संघ इत्यादि का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस के सामने बयान देने का अधिकार, सार्वजनिक बैठक या प्रदर्शन में भाग लेने का अधिकार इत्यादि पर रोक लगाया जाता है। और इस तरह की रोक को अवैध या अवैधानिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह पहले से अनुच्छेद 33 में कहा गया है। अनुच्छेद 34 कुछ बातों के विषय में चर्चा करती है। अगर किसी भी जगह पर सैनिक कानून या मार्शल लॉ लागू हो, ऐसी स्थिति में उस जगह पर मूल अधिकारों से संबंधित भाग लागू नहीं होगा। तो जब मूल अधिकार प्रतिबंधित किया जाता है ऐसी जगह पर जब कहीं पर मार्शल लॉ या सैनिक कानून लागू हो। अब इसमें समझने की बात यह है कि संसद जो है वह इस तरह के आदेश को वैधता प्रदान कर सकती है। अगर कहीं भी मार्शल लॉ लागू है और उसके द्वारा किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वहाँ पर मूल अधिकारों के रक्षार्थ सारे जो नियम है वो नहीं लागू होंगे। संसद ऐसे कानून बनाएगी जिससे कि मार्शल लॉ के द्वारा किए गए कार्यों को वैधता प्रदान की जा सके। अब यहाँ पर मार्शल लॉ की कोई परिभाषा तो नहीं है, किंतु मार्शल लॉ से मुख्य रूप से इस उन तथ्यों, उन बातों से इसका तात्पर्य है जब युद्ध, अशांति, दंगे या कानून व्यवस्था का उल्लंघन इत्यादि पर सैनिक शासन लागू हो जाता है। तो सैनिक शासन लागू होने की अवस्था में मूल अधिकारों पर जो अगर प्रतिबंध लगाए जाएं या उनका अतिक्रमण हो तो उसमें उन क्षेत्रों में इस तरह के भाग मूल अधिकार से संबंधित नियम लागू नहीं होंगे। अब मूल अधिकार से संबंधित उसको जो सैनिक कानून है, सैनिक कानूनों को बहुत ज़्यादा ही अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का विस्तार इतना है कि इसमें मृत्यु दंड यानी किसी के जीवन को समाप्त करने तक का अधिकार शामिल है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है इसे केवल मार्शल लॉ के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी व्यक्ति को सशरीर अगर प्रकट करने का, सशरीर उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाता है तो इस रिट का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सारी रिट और सभी तरह के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसी कोई व्यवस्था पूरे भारत में अभी तक नहीं लागू हुई है, कुछ क्षेत्रों में अशांति की अवस्था में जरूर लागू की गई है। अनुच्छेद 35 इस बात का प्रावधान करता है कि अगर कोई ऐसी विधि या कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों से संबंधित है तो वह केवल और केवल संसद के द्वारा ही बनेगा। केवल संसद ही यह शक्ति रखता है कि मूल अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करने वाली विधियां बनाई जाएं। विधानमंडल इत्यादि के द्वारा यह कानून, यह विधि नहीं बनाई जाएगी। कुछ विधियां बनाई गई हैं, जैसे कि अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन की क्षमता, किसी व्यक्ति को सरकारी पद प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिले, तो उसमें एक निवास की जो योग्यता की व्यवस्था है, इस तरह के रोजगार और नियुक्ति के संबंध में निवास की व्यवस्था, इस तरह का कानून सरकार ने बनाया है, भारतीय संसद ने बनाया है। इसके अलावा अन्य न्यायालयों को रिट जारी करने की जो शक्ति है यह भी भारतीय संसद को प्राप्त है, अर्थात अनुच्छेद 32 के संबंध में संसद विधि बना सकती है। अनुच्छेद 33 यानी मार्शल लॉ के बारे में और उससे संबंधित विषय में संसद शक्ति बना सकती है। सशस्त्र बलों के, अनुच्छेद 33 का मतलब हुआ सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगा है उसके संबंध में संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के संबंध में कानून बनाने के विषय में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत के विषय में और अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और
बलात्श्रम के प्रतिषेध के विषय में है। तो इन विषयों पर साधारणतया संसद कानून बना भी चुकी है और कई तरह के अधिनियम इन विषयों पर लागू हैं, जो कि अनुच्छेद 35 के द्वारा संसद को शक्ति प्रदान की गई है। अब इसके बाद अनुच्छेद 35 के बाद हम चर्चा कर लेते हैं संपत्ति के अधिकार पर, जो पहले अनुच्छेद 31 में वर्णित था। हमने अभी तक जब चर्चा की तो अनुच्छेद 30 के बाद सीधे अनुच्छेद 32 की बात की, अनुच्छेद 30 के बाद 31 की चर्चा नहीं की, क्योंकि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था और इसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्योंकि भारत के संविधान लागू होने के साथ ही संपत्ति के अधिकार में सबसे ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुए। जब किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता या विनियमन किया जाता, अधिकारों के विषय में कुछ व्यवस्थाएं की जाती, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा संपत्ति के अधिकार के आधार पर उन कार्यों को रोक दिया जाता, न्यायालय में उन कार्यों को चुनौती दी जाती। इस कारण से अनुच्छेद 31 के अंतर्गत दिए गए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अनुच्छेद 19(1) का चा जो है, अनुच्छेद 19(1) में भी यह दिया हुआ था, एक भाग की संपत्ति अर्जन करने का अधिकार व्यक्ति को होगा, तो उसमें भी इसे हटा दिया गया है और अब संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 में दिया गया। यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, गलत हो गया है। ये अनुच्छेद 300 में जो संपत्ति के अधिकार के संबंध में बताया गया है। तो अब जो अनुच्छेद जो संपत्ति का अधिकार है भाग 3 से भाग 12 में इसलिए ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि भाग 3 के अंतर्गत दिए गए जितने भी अधिकार हैं वह मौलिक अधिकार हैं और इसके अलावा जितने अधिकार जो अन्य किसी भाग में दिए गए हैं वो कानूनी या संवैधानिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों के लिए हम सीधे उच्चतम न्यायालय के पास जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के लिए हम रिट की व्यवस्था की गई है, हम रिट का आवेदन करके उसकी रक्षा करवा सकते हैं। किंतु संवैधानिक या कानूनी अधिकारों के लिए न तो सीधे उच्चतम न्यायालय में और न ही रिट के माध्यम से उसकी सुरक्षा का कोई प्रावधान है। तो संपत्ति के अधिकार के बारे में यह व्यवस्था की गई है। संपत्ति के अधिकार के अलावा अनुच्छेद 31 में कुछ कानून जोड़े गए। हमने चर्चा की कि जब संपत्ति के अधिकार के कारण कुछ विवाद उत्पन्न हुए तो कई सारे संशोधन किए गए और उन संशोधनों के बाद भी अगर बात नहीं बनी तब जाकर के अनुच्छेद 31 को हटाया गया। तो वो संशोधन कौन कौन से थे? 3 मुख्य रूप से अभी चालू हैं। एक और संशोधन हुआ था जिसे कि अब हटा दिया गया। 3 जो मुख्य रूप से प्रचलित संशोधन है अभी भी चल रहे हैं, जिन्हें बाद में हटाया नहीं गया, उनमें है अनुच्छेद 31 का ख और ग। तो आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 31 का ख ग में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 31 का यानी अनुच्छेद 31A भी इसे कह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 5 तरह के कानूनों को मूल अधिकारों से सुरक्षा मिलेगी। अर्थात अगर ये 5 कार्य जो इसमें दिए गए हैं अनुच्छेद 31 का में, अगर वह 5 कार्य करने के दौरान मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यह कार्य अवैध नहीं माना जाएगा, उसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन कौन से 5 कानून हैं? पहला है राज्य द्वारा संपदा का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार। अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को, चल या अचल संपत्ति को राज्य द्वारा अधिग्रहण किया जाता है और उसके संबंध में अगर अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है तो यह अवैध नहीं माना जाएगा। राज्य के द्वारा संपत्ति का प्रबंधन, अगर मान लीजिए संपत्ति छीनी नहीं जाती, संपत्ति राज्य के द्वारा ली नहीं जाती बल्कि उसका मैनेजमेंट किया जाता है या उससे संबंधित कोई दायित्व निर्धारित किया जाता है, तब भी यह कानून जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहलाएगा। निगमों का सम्मिश्रण, कई सारे निगमों को मिलाकर एक निगम में बदल दिया जाए, या निगमों के शेयर धारकों और निदेशकों के अधिकारों का पुनः निर्धारण या उनके अधिकारों की समाप्ति, अगर ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे कि निगम के जो शेयर धारक हैं, शेयर के खरीदे हुए लोग, या निगमों के जो निदेशक हैं उनके अधिकारों पर कुछ प्रभाव पड़े, तो भी यह मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहलाएगा। और खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण करने या उसको समाप्त करने पर भी यह विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगी। तो यह 5 अनुच्छेद जो 5 तरह की विधियां दी गई हैं 31 का में, जिनके अनुसार कहा गया है कि अगर यह 5 कार्य राज्य के द्वारा किए जाते हैं तो यह मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। इसके बाद अनुच्छेद 31 ख है, यह कुछ नियमों को वैधता प्रदान करता है। कौन कौन से नियम हैं? वो सारे अधिनियम या नियम या विनियमन जो कि अनुसूची 9 में
जो 9वीं अनुसूची है उसमें शामिल कर लिए गए हैं, उन नियमों को यह अनुच्छेद 31 खा वैधता प्रदान करता है, उन्हें विधिमान्य मानता है, उन्हें अवैध करने के लिए मूल अधिकारों से मुक्ति प्राप्त है। तो कुल मिलाकर के 9वीं अनुसूची में जितनी भी अधिनियम, जितनी भी विधियां शामिल हैं वो मूल अधिकारों से मुक्त हैं, मूल अधिकारों के आधार पर उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें से लगभग 282 या उसके आसपास कुछ अधिनियम हैं और ये ज़्यादातर अधिनियम जमींदारी और भूमि सुधार से संबंधित हैं। जमींदारी व्यवस्था का अंत करने के लिए और ज़मीन के पुनर्वितरण के लिए और भूमि सुधार, जोतों के बंटवारे इत्यादि के संबंध में यह अधिनियम है। और इन अधिनियमों को अनुच्छेद 31 खा के माध्यम से यह कहा गया है कि अगर यह अधिनियम मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो इन अधिनियमों को अवैध नहीं माना जाएगा, उनको प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है कि जो 9वीं अनुसूची के दिए गए अधिनियम हैं उन अधिनियमों को मूल अधिकार से मुक्ति प्राप्त है, किंतु न्यायिक समीक्षा से न्यायालय के द्वारा उनकी समीक्षा करने से मुक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायालय उनकी वैधता को प्रमाणित करने के लिए, उनकी वैधता को पुष्टि करने के लिए न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तीसरा है अनुच्छेद 31 ग। अनुच्छेद 31 ग में यह कहा गया है कि कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं कि उनका पालन करवाने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि मूल अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है और नीति निर्देशक तत्व कम महत्वपूर्ण है, किंतु यह अनुच्छेद 31 ग यह कहता है कि जैसे कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे 39 का, 39 खा इत्यादि, इन अनुच्छेदों में दिया गया है कि किस तरह से व्यवस्था की जाए जिससे कि समाजवाद की जैसी व्यवस्था, लोक कल्याण की जैसी व्यवस्था लागू की जा सके। तो ऐसे अवस्था में अनुच्छेद 39 का और अनुच्छेद 39 खा के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है जिससे कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें कि राज्य को कल्याणकारी स्वरूप, जैसे वेतन के संबंध में और लोगों की जीवन स्तर, उनकी जीविका, महिलाओं का स्तर, महिलाओं को वेतन इत्यादि जो भी लोक कल्याण से संबंधित समाजवादी सिद्धांत हैं, समाजवादी राज्य की स्थापना में बल देते हैं, उन्हें अगर लागू करने के लिए यह मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उसे अवैध नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ विधियों को इसने अनुच्छेद 31 का खा ग ने कुछ कुछ विधियों को सुरक्षा प्रदान की है जिन्हें मूल अधिकारों से मुक्ति मिली है, मूल अधिकारों का प्रतिबंध जिन पर लागू नहीं होता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार और उसके बाद जो अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में हमने चर्चा की। मूल अधिकारों से संबंधित अन्य जो भी प्रश्न हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। महादेव।